तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैकर की पाठशाला में। मैं मिस्टर हैकर आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं इस चैनल पे। हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। उसकी जो एक यूनिट है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, भौतिक विज्ञान की पुस्तक नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों की कई सारी यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। जस्ट इसके बाद जो यूनिट आने वाली है वो होती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। उसमें भी कई सारे पार्ट होंगे। जैसे कि पहला पार्ट जो होगा वो होगा एटम यानी कि परमाणु। उसके बाद आएगा न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा आएगा सेमी कंडक्टर्स। तो लगभग सेकेंड पार्ट यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों के जो लेवल में यानी कि जो सिलेबस में है वो है हमारा एटम्स, न्यूक्लियस और हमारा सेमी कंडक्टर्स। और कंप्यूटर वाला जो पार्ट था वो हट गया है, तो हम लोग इतने ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो आज का टॉपिक होगा वो होगा एटम्स, और इस एटम में हम लोग बात करेंगे मॉडलों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेन कॉपी ले लीजिए, रोज की तरह नोट करना पड़े तो नोट कर सकते हैं, अगर समझना है तो समझते हैं। नोट करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं, डाल्टन का पढ़ा हुआ है, थॉमसन का पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड का भी पढ़ा हुआ है, अल्फा पेगुनियन भी पढ़ा हुआ है। लेकिन फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में हमें कुछ मॉडल पे ही डिस्कस करने हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में हमने देखा है किसी ने मॉडल दिया, उसमें कुछ व्याख्या की गई, कुछ कमियाँ निकली, फिर अगला वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया, उन कमियों को दूर किया, फिर उसने अपना मॉडल दिया। फिर अगला आया, उसने उसको बोला गलत है, फिर उन्होंने दिया। तो उसमें मॉडल बनते गए, कमियाँ आती गई, बनते गए, कमियाँ आती गई। लेकिन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट के कुछ मॉडल हैं जो मॉडर्न मॉडल यानी कि आधुनिक मॉडलों से पहले के लास्ट 2 मॉडल बने थे, उन पे डिस्कस होगा। जिसमें से एक था हमारा थॉमसन का। तो थॉमसन का बोर्ड एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो अच्छी बात है, तो छोटा सा ही होता क्योंकि, लेकिन आता है। ठीक है, एक रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो बोर्ड में आएगा वो रदरफोर्ड से आ सकता है। उसके बाद आएगा नील बोर। चलो इस मॉडल को पढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग पदार्थ के। तो एक शायद साइंटिस्ट थे, आई थिंक नाम था डाल्टन। केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि उनके अकॉर्डिंग जो पदार्थ होता है वो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ यानी कि मैटर, आपने पढ़ा भी होगा और आपको नॉलेज भी होगा, पता भी होगा। मैटर यानी कि द्रव्य, द्रव नहीं बेटा, द्रव्य। और ये मैटर क्या होता है? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो डाल्टन के अनुसार जो हमारा द्रव्य है, यानी चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि मैटर का जो निर्माण हुआ है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से हुआ है। इन कणों को एटम कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो इन्होंने एटम्स के बारे में बताया कि जो हमारा मैटर होगा उसका निर्माण बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से होता है। इन पार्टिकल को हम लोग कहते हैं एटम। अब इस एटम के अंदर क्या होता है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, या क्या है इस एटम के अंदर, तो ये सब जानने के लिए लोगों ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया। कुछ साइंटिस्टों ने प्रयोग किए, प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए, लेकिन उनमें भी उनके दोष निकले। तो चलिए इसमें से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले थॉमसन ने इस एटम के बारे में हमको क्या बताया था। हाँ, तो पेन कॉपी बेटा लेके बैठिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो पॉइंट्स आपको लिखने पड़ सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, हमने बोला ही पिछली क्लास में कि आप कमेंट करेंगे तो हम जो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब पोस्ट कर देंगे। पब्लिक ही पोस्ट हो जाएगा, जब तक कमेंट नहीं करोगे पोस्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ से आप नोट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे माइंड फ्री होके समझना है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब थॉमसन के मॉडल में जानते हैं हम इस एटम्स के अंदर आखिरकार है क्या। तो थॉमसन कहते हैं हमारे, इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो एक खोखला गोला होता है। कैसा? खोखला। और ये धनावेशित खोखला गोला होता है, यानी कि पूरा का पूरा धनावेशित होता है थॉमसन के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बताया जो परमाणु यानी कि एटम है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला होता है। खोखला, समझ रहे हो ना? जैसे कि बॉल होती है हमारी अंदर से खोखली होती है। तो इन्होंने बोला
10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले के भीतर इस एटम का संपूर्ण मास यानी कि द्रव्यमान प्लस धनावेश इकट्ठा रहता है। समझना, इनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, जिसके भीतर इस पूरे एटम का टोटल द्रव्यमान और टोटल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऋणावेश भी होगा, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसी खोखले गोले में धंसे होते हैं। जैसे कि तरबूज में बीज, ऐसा आपने केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्लास 11 में आपको पढ़ाया गया होगा प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, यूपी बोर्ड में लगभग शायद बच्चों भूल जाते हैं, नहीं सुना होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये याद रखा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल टॉमसन का एक मॉडल होता है। टॉमसन के मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग के नाम से भी जानते हैं। प्लम पुडिंग एक तरह की डिश होती है। प्लम मतलब कहीं कहीं से आलू बुखारो बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं बेर का हलवा या बेर का केक जो बनता है, या आलू बुखारो का केक बनता है, क्रिसमस पे ज़्यादा बनाया जाता है। तो वो अभी आपको दिखाएंगे। तो अभी बेसिक केवल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा में हम लोगों ने ये देखेंगे कि जो टॉमसन ने बताया, वो बताया कि परमाणु जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के खोखला गोला होगा। ठीक है, इस खोखले गोले के भीतर एटम का संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश इकट्ठा रहता है। इस धनावेश को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी परमाणु के भीतर धंसे रहते हैं। ठीक वैसे ही धंसे रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीजे जो काले काले नहीं होते बेटा, तो तरबूज जो हुआ वो लाल लाल होता है, अंदर का मटेरियल जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरबूज के अंदर वो जो लाल लाल होता है वही समझेंगे अपना। ठीक है, अब इसमें तरबूज तो बना नहीं सकते हैं, तो ऐसा समझ लेंगे तरबूज ऐसे लाल लाल होगा, तो ये संपूर्ण धनावेश है। और इसके भीतर जो काले काले बीजे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया था, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि बेर का हलवा होता है, एक तरह का एक डिश होती है, केक होता है, जिसमें जो प्लम्स होते हैं वो धंसे रहते हैं। तो इस तरह का ही हमारा एटम होता है। चलो कुछ पिक्चर्स में आपको समझाते हैं डिटेल में। इसको साफ करते थोड़ा सा, फिगर में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, आप समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे। चलिए, हाँ, तो पॉइंट आपके सामने आ गया है बच्चों। इसमें क्या लिखा है? इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, जिसमें परमाणु का, यहाँ का 2 बार आ गया है, एक बार लिखना है, परमाणु का द्रव्यमान तथा संपूर्ण धन आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है इनके मॉडल के अकॉर्डिंग। और इस गोले में रखे इलेक्ट्रॉनों की संरचना तरबूज में धसे बीजों तथा, या इसे बोल सकते हैं हम लोग, अथवा पुडिंग में रखे आलू बुखारो यानी कि प्लम्स से मिलती है। इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। यही बताया था हमने पिछली क्लास में, यानी कि पिछले वीडियो में। तो इन्होंने जो परमाणु को माना वो एक खोखला गोला माना, जिसकी रेडियस थी 10 की घात -10 मीटर, और उस परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक समान से वितरित रहता था। और इस धनावेश को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते थे, ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों के रूप में जो ऋणावेश था, वो इस परमाणु के भीतर बिल्कुल वैसे ही धसे रहते थे जैसे कि तरबूज में बीजे या पुडिंग में प्लम्स। चलिए आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, आपके सामने आ गया होगा। कुछ ऐसे संरचना थी। तो ये एक तरबूज है। चलिए, तो देख रहे हैं आपके सामने एक पिक्चर आ गई है। तो ये आपने तरबूज देखा होगा। तो ये एक तरह का हमारा है एटम, और इस एटम को 10 की घात -10 मीटर का उन्होंने माना। और ये जो रेड कलर है ये किसको दिखाता है बेटा? ये धनावेश को दिखाता है।
ठीक है, तो ये रेड वाला धनावेश की स्थितियां दिखा रहा है, और जो निगेटिव है यानी कि इलेक्ट्रॉन वो काले काले बीज हैं हमारे। तो ये जो है वो तरबूज की तरह है, आपने देखा होगा। ठीक है, आपको एक और पिक्चर दिखाते हैं, या अभी इसको देखें पहले। अगर हम लोग इसमें ये रेड कलर जो है वो सब क्या है हमारा बेटा, वो हमारा है धनावेश प्लस द्रव्यमान, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, डॉट दिख रहे हैं, ये सब किसकी स्थितियां हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो ये थॉमसन के अकॉर्डिंग जो मॉडल था वो था, ऐसी उनकी हिसाब से संरचना थी। आपको एक और फिगर दिखाते हैं जो कि प्लम पुडिंग वाला है। तो आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी बच्चों, ये एक केक है, ये है प्लम पुडिंग। ठीक है, ये देखो, ये आपको ब्लैक ब्लैक जो प्लम्स हैं यानी आलू बुखारो वो धसे हुए दिख रहे होंगे, और ये रेड कलर का जो है वो एक केक है हमारा, तो बिल्कुल तरबूज की तरह ही लग रहा है। तो जैसे ये हमारे प्लम्स इसमें धसे रहते हैं पुडिंग में, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी हमारे एटम्स के अंदर धसे रहते हैं। ये हमारे थॉमसन ने बताया था। एक और फिगर आपको दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह का होता है हमारा प्लम। ये क्रिसमस पे बनाया जाता है, ब्रिटिश वगैरह में बनता है, जहां क्रिसमस मनाते हैं वहां इसका बनना तय है, ये बनता ही बनता है। ठीक है, जैसे कि ईद बकरीद पे सेवई बनना तय होता है। ठीक है, हमारे में दिवाली होगी तो गुजिया पापड़ बनना दिवाली में सब बनता रहता है। ठीक वैसे ही इनके यहाँ भी एक डिश होती है। तो ऐसा कुछ हमारे एटम का स्ट्रक्चर होता है। चलिए अब आते हैं अपने लेक्चर पे। तो देख लिया बेटा, तो चलो पॉइंट दिखा देते हैं ताकि आप फिर से समझ लें। तो ये पहला पॉइंट जो है वो है, इस मॉडल के अनुसार यानी थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित खोखला गोला होता है, जिसमें हम लोग को यानी कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहेगा। अब इस धनावेश को बैलेंस करने के लिए परमाणु के भीतर जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के भीतर इस प्रकार रहते हैं जैसे कि तरबूज के भीतर धसे बीजे या पुडिंग में रखे हुए प्लम्स। इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। वो क्या है, उसमें यह है कि इन्होंने और निष्कर्ष भी दिए थे कुछ पॉइंट, जैसा कि उन्होंने बताया कि जब हम लोग किसी परमाणु को ऊर्जा देंगे बाहर से, तो उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, कंपन करेंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे कंपन करेंगे तो जाहिर सी बात वाइब्रेशन करेंगे, तो वाइब्रेट होते ही वो क्या बनाएंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के प्रकाश तरंगे भी निकालेंगे। सिंपल सी बात है, जब परमाणु को हम लोग बाहर से ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ेगा। आपको पता है एटम के अंदर कितनी स्टेट होती हैं, 3। एक हो गई स्थायी स्टेट हो गई यानी कि स्टेबल स्टेट, जिस एक हो गई हमारी उत्तेजित। ठीक है, दूसरी क्या होगी हमारी आयनित। लेकिन आपको पता है जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तेजित होगा। अगर ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी या पर्याप्त ऊर्जा मिल गई तो वो आयनित हो जाएगा। लेकिन अगर आयनित नहीं हुआ तो उत्तेजित अवस्था में वो कुछ समय ही रहेगा। वो बात की बात है, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, कि जब किसी एटम को हम लोग बाहर से ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में यानी कि उत्तेजित अवस्था में। और उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁻8 सेकंड रुकेगा, उसके बाद वो वापस लौटता है निम्न ऊर्जा स्तर में। लौटते समय ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेगा। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने कुछ और चीज़ें भी बताएं कि जब हम लोग किसी एटम को बाहर से ऊर्जा देंगे तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेंगे, या एटम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो कंपन करेंगे। और जब कंपन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, अलग अलग तरंग दैर्घ्य होगा तो स्पेक्ट्रम भी बनेगा। लेकिन इन्होंने पूरी तरह से नहीं बताया। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे पाए, केवल इतना ही बताया ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कंपन करेंगे और अलग अलग तरंग दैर्घ्य का प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करेंगे। तो इनके मॉडल के हिसाब से केवल हम लोग एक ही श्रेणी निकाल सकते हैं।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे तो उसमें आपको देखेंगे तो कई सारी श्रेणियां थी, लेकिन इनके मॉडल के हिसाब से हम लोग केवल एक ही श्रेणी को ज्ञात कर पा रहे थे। इस वजह से इनके मॉडल में थोड़ी कमियां भी आई थी। तो फिलहाल हम उन बात को डिस्कस नहीं करते। नॉर्मल मॉडल ये था हमारा 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला जिसमें धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहेगा। इस धनावेश को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीज है, ठीक है, या पुडिंग में रखे प्लम्स, इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट आते हैं, इस मॉडल से फायदा क्या मिला, मॉडल देने से क्या फायदा हुआ। कोई चीज बनी है तो भाई फायदे भी होंगे नुकसान भी होंगे, जाहिर सी बात है, एक सिक्के के दो पहलू। तो इसके फायदा नंबर 1, इस मॉडल की सहायता से गैसों के आयनीकरण मतलब गैस के भीतर धनायन तथा ऋण आयन की उपस्थिति की सफल व्याख्या की जा सके। एक फायदा यह भी था, गैसों के आयनीकरण यानी कि धनायनों तथा ऋण आयनों की उपस्थिति की सफल व्याख्या हुई। साथ साथ परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी हुई। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी इन्होंने बता दिया, तापायनिक उत्सर्जन भी बताया, प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी इस मॉडल की सहायता से समझाया गया। यानी कि मॉडल से काफी फायदे हुए थे, ऐसा नहीं कि फायदे नहीं हुए थे। तो कोई चीज बन रही तो उसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। तो फायदा नंबर 1, इस मॉडल की सहायता से गैसों के आयनीकरण की सफल व्याख्या की गई। आयनीकरण मतलब गैसों के भीतर धनायन और ऋणायन की उपस्थिति पता चली। साथ ही परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की, परमाणु स्थायी भी रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी इस मॉडल की सहायता से समझाया गया। तो फायदा तो काफी मिला, लेकिन नुकसान क्या थे? नुकसान ज्यादा नहीं थे, कुछ ही थे। पहला नुकसान, इस मॉडल की सहायता से विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। ध्यान रहे, यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा हट के जो हमने बताया था, इनके अकॉर्डिंग जब परमाणु को हम लोग बाहर से ऊर्जा देंगे तो उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को लेकर क्या करेंगे, परमाणु को छोड़ने की कोशिश करेंगे या अपनी स्टेट चेंज करेंगे, एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाएंगे। और जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाएंगे, अगर वो आयनित नहीं होंगे, ठीक है, तो वो वापस भी लौटेंगे। लौटते समय ऊर्जा को उत्सर्जन करेंगे, किसके रूप में? प्रकाश तरंगों के रूप में, अभी बताया था हमने आपको। लेकिन उनके इस तरीके से, इस मॉडल के हिसाब से केवल एक स्पेक्ट्रमी रेखा ही ज्ञात की जा सकी हाइड्रोजन के लिए। इस मॉडल से बाकी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाई और ना ज्यादा लाइनें मिली, जाने श्रेणियां भी नहीं मिली, एक ही श्रेणी की ज्ञात हो पा रही थी। तो इस मॉडल से हम लोग पूरी तरह से स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा दोष ये रहा और ये इंपॉर्टेंट दोष है, ठीक है। तो आप लोग सीधे शॉर्टकट में लिखेंगे, इस मॉडल की सहायता से हम लोग विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे उनमें होने वाले या उत्सर्जित होने वाले स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या नहीं कर सके। यह मॉडल अल्फा प्रकीर्णन का कारण भी नहीं बता सके कि मतलब जो अल्फा कण होते हैं, आपने पढ़ेंगे अभी रदरफोर्ड में, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हुआ था, सोने की पन्नी पे अल्फा डाले गए थे, तो उसमें से कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अलग अलग कोणों पे चले गए, कुछ वापस आ गए। तो ये जो घटना हो रही थी, इस संपूर्ण घटना की भी व्याख्या नहीं कर पाया ये मॉडल। तो यह मॉडल अल्फा प्रकीर्णन का कारण भी नहीं बता सके। तो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल। एक शॉर्ट वे में जानेंगे तो इन्होंने सिंपल सी बात बताई कि जो हमारा परमाणु है वो 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, जो कि परमाणु के भीतर संपूर्ण धनावेश उस एटम का और द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है। और धनावेश को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ऋण आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के भीतर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे कि तरबूज के भीतर बीजे या पुडिंग के भीतर प्लम्स, आलू बुखारो, ठीक है। तो जो रेड कलर होता है तरबूज का, वो हो गया हमारा एटम यानी कि परमाणु, और जो बीजे हो गए वो हो गए इलेक्ट्रॉन। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इससे फायदा क्या हुआ? पहला फायदा हुआ गैसों के आयनीकरण की सफल व्याख्या कर ली।
प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो गया हमारा, तापायनिक उत्सर्जन हो गया, कई सारी घटनाओं का भी हमने अध्ययन किया इस मॉडल से। लेकिन इसका जो दोष था वो दोष यही था कि विभिन्न तत्वों में होने वाले स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो वो वाइब्रेट करेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेंगे प्रकाश तरंगों के रूप में। तो स्पेक्ट्रम जो बनेगा उस स्पेक्ट्रम की उन्होंने सफल व्याख्या नहीं की, तो ये सबसे बड़ा दोष था। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या था, अल्फा प्रकीर्णन जो प्रयोग हुआ था। अब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बेटा क्या होता है, रदरफोर्ड में आप लोग पढ़ोगे कि रदरफोर्ड का प्रयोग है, लेकिन रदरफोर्ड के सुझाव पर उनके दो शिष्य थे जिनका नाम था गाइगर और मार्सडेन, उन्होंने ये प्रयोग 1909 में किया था। वैसे अलग अलग किताबों में 1911 का वर्णन किया गया है, किसी किसी किताब में 1909 का किया गया है। गाइगर मार्सडेन यूपी बोर्ड में बच्चों ने सुना होगा, बाकी सीबीएसई बोर्ड वाले जानते हैं। इससे पहले गाइगर मार्सडेन का नाम आता है रे ऑप्टिक्स में, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है न्यूटन का, यानी कि परावर्ती दूरदर्शी, उसमें भी न्यूटन के जो सहयोगी थे वो थे हमारे गाइगर और मार्सडेन, और यहाँ पर भी गाइगर और मार्सडेन ही थे, ठीक है, जो अपनी पीएचडी की डिग्री पूरा करने के लिए रिसर्च, मतलब एक साइंटिस्ट के साथ में रहता है ना, जब पीएचडी करते हो तो एक प्रोफेसर के अंडर में काम करते हो, तो ये भी यहाँ काम कर रहे थे। तो रदरफोर्ड के सुझाव पर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसमें कई सारे हम लोगों को निष्कर्ष मिले। तो अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रदरफोर्ड का ही मॉडल, क्योंकि इस मॉडल में जो कमियां थी उसको उसमें शायद दूर किया गया कि नहीं दूर किया गया, ये जानेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक ले गुड बाय बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।